नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 13 वीडियो आ चुके हैं। यह 14 नंबर वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास 651 नंबर प्रश्न है। काल्पनिक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो होता है, कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब? जो दर्पण होते हैं या लेंस होते हैं उनमें प्रतिबिंब बनते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। उनमें से पूछा गया कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही क्या होता है, सीधा होता है। और वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। उसके बाद में हमारे पास 652 नंबर प्रश्न है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा भेजा जाता है? नीले के द्वारा, आलिंद द्वारा या दोनों के द्वारा या फेफड़ों द्वारा? तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में नीले द्वारा भेजा जाता है, और वो भी किसके द्वारा? बाएं नीले के द्वारा। उसके बाद में हमारे पास 653 नंबर प्रश्न है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? यानी फूल बनने का जो उद्दीपन है वो पौधे का कौन सा भाग ग्रहण करता है? हमारे पास ऑप्शन तना, पर्ण, जड़ और शाखा। इनमें से जो पर्ण होती है, पत्ती होती है, वो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करती है। उसके बाद में हमारे पास केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? -0 केल्विन। यहाँ पे डिग्री नहीं लगता केल्विन के साथ कभी। नए केल्विन का जो पैमाना होता है वो माइनस में होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री केल्विन होगा, 0 केल्विन होगा। उसके बाद में हमारे पास 655 नंबर प्रश्न है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किस कारण नाचते हैं? हमारे पास पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, चुंबकीय बल के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। उसके बाद में हमारे पास 656 नंबर प्रश्न है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, -0 डिग्री सेल्सियस पर, -5 डिग्री सेल्सियस पर या -9 डिग्री सेल्सियस। तो जो -4 डिग्री सेल्सियस है उस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद में हमारे पास 657 नंबर प्रश्न है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियोन। इनमें से जो क्लोरीन जो होती है उसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के काम में लिया जाता है या उनके द्वारा नष्ट किया जाता है। उसके बाद में 658 नंबर हमारे पास प्रश्न। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो जो अस्थमा होता है, अस्थमा के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है या कृत्रिम श्वसन में बोलते हैं इसको? एक तो हीलियम का उपयोग किया जाता है और एक ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 659 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट करती है, क्योंकि उसमें होती है, क्या होता है उसमें? नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या सल्फ्यूरिक
अम्ल होता है। तो उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 660 नंबर प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है या चढ़ता है। ऑप्शन हमारे पास केशिकीय घटना के कारण, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण या बल के कारण। तो केशिकीय घटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। उसके बाद में हमारे पास निम्न में से सुमेलित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जीवाणु की खोज, एक तरफ जीव दिए हुए हैं या खोजें दी हुई है, एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक, बिल्कुल सही है। विषाणु की खोज डीजे इवानोवस्की, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बिल्कुल सही है इसकी खोज, ये रीट 2018 के अंदर पूछा गया है। हार्मोन की खोज स्टर्लिंग ने या स्टार्लिंग ने की थी। तो यह उपयोग सभी सुमेलित है। उसके बाद में हमारे पास प्राणियों में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। तो प्राणियों में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी होती है। ट्रेवेक्यूला, यकृत, पीयूष या थायराइड। तो प्राणियों में सबसे बड़ी जो लसिका ग्रंथि होती है वो ट्रेवेक्यूला होती है। कभी कभी कुछ बुकों के अंदर प्लिया भी लिखा होता है कि सबसे बड़ी प्राणियों की लसिका ग्रंथि प्लिया होती है। तो दोनों ही आप याद रखोगे। उसके बाद में हमारे पास 663 नंबर प्रश्न है, पादप जंतु के मध्य की योजक कड़ी होती है। तो पादप जंतु दोनों के जैसा व्यवहार कौन सा करता है, युगलिना करता है। उसके बाद में हमारे पास निम्न में से सुमेलित है, 664 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित है क्या चीज़ है। किडनी स्तनधारी जंतु में, बिल्कुल सही है। ज्वाला कोशिका प्लेटी हेलमिंथेज में जंतु में, बिल्कुल सही है। मेल पीजियन नलिका ऑर्थोपोडा जंतुओं में। तो यह सभी के सभी सुमेलित है। उसके बाद में हमारे पास 665 नंबर प्रश्न, निम्न में से कोशिका झिल्ली बनी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोशिका जो झिल्ली होती है जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है, वह किसकी बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों का कोशिका में अंतःग्रहण क्या कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो पदार्थों का आवागमन होता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और यदि ठोस पदार्थ अंदर की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और यदि कोई तरल पदार्थ आता है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, फेगोसाइटोसिस। उसके बाद में हमारे पास कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा या केंद्रक के द्वारा। तो जो राइबोसोम है उसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद में हमारे पास पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है। तो पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, सूत्रकणिका या इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 669 नंबर प्रश्न है, कोशिका में निर्मित पदार्थों का परिवहन करने के कारण किसे कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो कोशिका में सभी पदार्थों का परिवहन करता है, इस कारण उसी कोशिका का क्या कहा जाता है, परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो कौन सा अंग होता है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है गोल्जी काय, उसको कोशिका का परिवहन तंत्र कहा जाता है। उसके बाद में कोशिका का कौन सा अंग अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्त्रावण के लिए सहायक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा अंग होता है कोशिका का जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्त्रावण में सहायता पहुंचाता है। तो गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक। तो इनमें से जो गोल्जी काय है वो क्या करता है,
अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावण में सहायता करता है। उसके बाद 671 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका के किस अंग में बहुरूपता पाई जाती है? तो किस अंग में बहुरूपता पाई जाती है? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या केंद्रक में? तो बहुरूपता किस में पाई जाती है? लाइसोसोम में पाई जाती है, इसलिए कोशिका का बहुरूपियांग भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में 672 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कोशिका के किस अंग में अनशन के समय, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि अनशन के समय और रोगग्रस्त की स्थिति में सबभक्षी रसदानियों का निर्माण होता है। अनशन के समय और रोगग्रस्त की स्थिति में सबभक्षी रसदानियों का निर्माण होता है। तो कौन सा अंग है कोशिका का? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या केंद्रक? तो किस में होता है? लाइसोसोम के अंदर सबभक्षी रसदानियों का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारे पास राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो केंद्रक के केंद्रिक में होता है, और किसके द्वारा होता है? आरएनए व प्रोटीन के द्वारा होता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। डीएनए प्रोटीन के द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। और उसके बाद में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों का संयोजन किस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है? तो राइबोसोम होता है, उसकी दो इकाइयाँ होती है, एक 17S और एक 80S। ये जो 17S वाली होती है वो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, और जो 80S होती है वो यूकैरियोटिक में पाई जाती है। अब इनकी भी दो इकाइयाँ होती है, ये इसमें होती है 50S प्लस में 30S, और इसमें होती है 60S प्लस में 40S। तो ये दोनों इकाइयाँ किस आधार पर जुड़ी रहती है, किस आयन की सांद्रता के कारण जुड़ी रहती है? वो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर जुड़ी रहती है। यदि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक है तो दूर दूर हो जाती है, यदि कम होती है तो वे पास पास रहती है या जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में हमारे पास 675 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस अंग में F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं? तो F1 कण या ऑक्सीसोम किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जितने भी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास डिक्टियोसोम, माइक्रोसोम, कॉन्ड्रियोसोम या लिपोकॉन्ड्रिया। तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। 677 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कोशिका के किन अंगों में केंद्रक के डीएनए के अलावा खुद का डीएनए पाया जाता है? यानी कोशिका जो होती है उसका जो केंद्रक होता है केवल उसके अंदर क्या होता है, माना जाता है कि डीएनए पाया जाता है। लेकिन कोशिका के कुछ अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 678 नंबर प्रश्न है, अल्टमान थे, उन्होंने कोशिका के किस अंग को अर्ध स्वायत्त अंग का दर्जा दिया? तो अर्ध स्वायत्त अंग का दर्जा किसको दिया था अल्टमान ने? डिक्टियोसोम को, डिप्लोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लिपोकॉन्ड्रिया को? तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग का दर्जा दिया, या कोशिका के अंदर स्थित कोशिका कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास कोशिका में संपन्न होने वाली समस्त जैविक एवं उपापचयी क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो कोशिका में संपन्न होती है जो समस्त क्रिया, उन पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। इसलिए कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी कौन सा होता है? केंद्रक होता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है, निम्न में से सुमेलित है। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट संचय होता है। बिल्कुल सही है। जो
क्लोरोप्लास्ट है, इसके प्रकार है 3 कि अमाइलोप्लास्ट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इलियोप्लास्ट जो होता है उसमें वसा का संचय होता है, बिल्कुल सही है। एल्यूरोप्लास्ट उसमें प्रोटीन का संचय होता है, बिल्कुल सही है। तो यह सभी क्या है, सुमेलित है। उसके बाद 681 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम किस में होती है? बैंगनी रंग में होती है कम, और अधिक पूछे तो लाल रंग में सबसे कम होती है। उसके बाद में हमारे पास पादपों को लचीलापन और यांत्रिक दृढ़ता, लचीलापन और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास प्रेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो पादपों को दृढ़ता या लचीलापन प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा प्रदान करता है। उसके बाद में डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, 683 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन, गुणसूत्र, आरएनए या क्रोमोनियर। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। और नाम किसने दिया था? बाल्डियर ने दिया था। उसके बाद में 684 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कौन सा परजीवी मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा परजीवी पाया जाता है? तो छोटी आंत के अंदर एस्केरिस पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 685 नंबर प्रश्न है, हेटेरोसिस्ट नामक संरचना किन शैवालों में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हेटेरोसिस्ट जो उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है, किन किन यह शैवालों में पाई जाती है? एनाबिना में, नोस्टॉक में, दोनों में या अमीबा में। तो हेटेरोसिस्ट जो संरचना होती है N2 का जो स्थिरीकरण करती है वो एनाबिना और नोस्टॉक में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 686 नंबर प्रश्न है, पादप जगत का ड्रोसोफिला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा को, माइकोप्लाज्मा को, बल्यूबोल्स को या पर्सोनेटा को। तो पादप जगत का जो ड्रोसोफिला है उसको न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। उसके बाद में 687 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पादप समुदाय का पायोनियर पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पादप जगत का पायोनियर? लाइकेन, शैवाल, कवक या माइकोप्लाज्मा। तो किसको कहा जाता है? लाइकेन को पादप समुदाय का पायोनियर कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास निम्न में से सुमेलित है, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर क्या है कि निम्न में से सुमेलित है? मूसला मूल द्विबीजपत्री पादपों में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में अपस्थानिक मूल एक बीजपत्री पादपों में, बिल्कुल सही है। उसके बाद में रेप्सिलिया, रेप्सिलिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है संसार का, बिल्कुल सही है। लोडोसिया सबसे बड़ा बीज, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों चारों ही बिल्कुल सही है। उसके बाद में पादपों के भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो पादपों को भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? ऑप्शन हमारे पास भ्रूणकोश से, भ्रूणपोष से, बीज से या बीजांड से। तो भ्रूणपोष से उसको पोषण प्रदान होता है। उसके बाद में निम्न में से थैलोफाइटा वर्ग में शामिल है, यानी ऐसा वर्ग जिसके अंदर जितने भी पादप जगत के जो पौधे शामिल हैं उनके अंदर जड़, तना, पत्ती या सेवन जो उत्तक होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन सी इस वर्ग के अंदर शामिल है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या उपयुक्त सभी। तो शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा ये सभी के सभी इस थैलोफाइटा वर्ग के अंदर शामिल है। उसके बाद में हमारे पास 691 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है?
यानी कौन सा ऐसा भाग होता है पुष्प का जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है? दलपुंज, पुमंग, योजी या वर्तिका? तो इनमें से जो दलपुंज होता है वो रंगीन भाग होता है, बाहरी दलपुंज के बाहर अंदर पाया जाता है और रंगीन भाग होता है, यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद 692 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? जो एलिसा परीक्षण है वो किसके रोग के निदान में काम लिया जाता है? तो वो एड्स के प्रतिरक्षियों के उपचार में काम लिया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 693 नंबर प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन पास्कल के सिद्धांत के आधार पर बताता है कि द्रव जो होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से दाब लगाता है। उसके बाद में हमारे पास, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके अंदर मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट या अभिलंब के समांतर या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, या वेग होता है, अधिक होता है, और जैसे वह सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या होती है? प्रकाश की कम हो जाती है, जिसके कारण वह क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में 695 नंबर प्रश्न है कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है या प्रदूषण के बारे में जानकारी देता है, कौन सा है? लाइकेन जो होता है वहीं उगता है जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है। उसके बाद में 696 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण के अंदर होता है। उसके बाद में 697 नंबर हमारे पास प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व का द्रव्यमान सबसे कम है? तो आवर्त सारणी में द्रव्यमान किसको कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान कहा जाता है। अब जो हाइड्रोजन होता है उसका एक क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल क्या होता है? प्रोटॉन होता है और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है जिसका द्रव्यमान सबसे कम है। उसके बाद में 698 नंबर प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की जो ऊष्मा है या प्रकाश है वो विकिरण, जो ऊष्मा की विकिरण विधि है उसके द्वारा पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 500 सेकंड का समय लगता है, लगभग 8 मिनट के लगभग। उसके बाद में हमारे पास 699 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन हमारे पास ऋणात्मक, धनात्मक या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। उसके बाद में आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारे पास, एड्स वायरस क्या होता है? जो एड्स का वायरस होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो एड्स का वायरस होता है वो एक सूची RNA होता है, यानी जो एड्स का वायरस होता है वो क्या होता है? एक सूची RNA होता है। तो ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।